नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज हम जिस डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे वो है पल्लव डायनेस्टी, जिन्होंने 575 से लेकर 897 तक कांची को रूल किया था, जिसे आज हम प्रेजेंट डे में तमिलनाडु का एक शहर कांचीपुरम के नाम से जानते हैं। सवाल ये उठता है कि इनका इमर्जेंस कहाँ से हुआ। देखिए, कहते हैं कि पल्लव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था सिंह विष्णु, और इन्होंने उस वक्त मतलब जब इनका इमरजेंस हो रहा था तो एक डायनेस्टी वहाँ पे रूल करती थी, मतलब तमिल के इलाके में, जिन्हें कालब्र कहते थे। सिंह विष्णु ने कालब्र को हराया और इनको हराने के बाद अपनी डायनेस्टी को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया, जो कि पल्लव डायनेस्टी के नाम से जानी गई। इनका कार्यकाल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कब से कब तक इन्होंने रूल किया। तो 575 से लेकर 897 तक इन्होंने टोटल रूल किया था कांची को। इनका रीजन क्या था, मतलब इनका टेरिटोरियल जो मैप अगर आप देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक था, तो आपको देखने को मिलेगा कि आंध्रा का साउथ और नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु आंध्रा एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। तमिलनाडु का नॉर्थ और आंध्रा का साउथ तो एक दूसरे से टच होगा। तो आंध्रा का साउथ और तमिलनाडु का नॉर्थ, ये दोनों इलाके मिलाकर ये रूल करते थे। इनकी कैपिटल थी कांची, जिसको आज के समय में तमिलनाडु का एक शहर कांचीपुरम के नाम से जानते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, फाउंडर कौन थे? सिंह विष्णु। नंबर 2, 575 से लेकर 897 तक इन्होंने रूल किया था। कहाँ पे रूल किया था? साउथ ऑफ आंध्रा एंड नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु। इनकी कैपिटल थी कांची। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी कैपिटल कांची थी। बाय द टाइम ऑफ पल्लव, जब पल्लव डायनेस्टी कांची में रूल करती थी, उस वक्त 2 डायनेस्टी और थीं जो साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रीवेलेंट थी। एक है बादामी ऑफ चालुक्य और दूसरे पांड्याज ऑफ मदुरई। मतलब उस वक्त जिस वक्त ये लोग रूल करते थे, मतलब पल्लव डायनेस्टी जब रूल करती थी साउथ इंडिया में, उस वक्त 2 प्रीवेलेंट डायनेस्टी और थी। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था पाल डायनेस्टी में कि ट्राइपैटाइट स्ट्रगल चलता रहता था। कंटेम्प्रेरी 3 डायनेस्टी थी, एक तरफ पाल डायनेस्टी, एक तरफ गुर्जर प्रतिहार, एक तरफ राष्ट्रकूट। उसी तरह यहाँ पर भी 3 डायनेस्टी थी, मगर हाँ, इनके बीच कोई इतना स्ट्रगल नहीं था जैसा स्ट्रगल उनके बीच में था, मगर ये एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। कौन? पल्लव, पांड्यास एंड चालुक्यास ऑफ बादामी। तो सबसे पहले राजा, अब हम बात करते हैं सिंह विष्णु के बारे में, जिन्होंने 15 साल तक रूल किया, 575 से लेकर 590। इनको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। तो सिंह का अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, जो कि कहलाए भगवान नरसिंह। वहाँ से आप इनका नाम याद रख सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, जो बड़ी ही आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगी, कि पल्लव डायनेस्टी के 2 से 3 राजाओं के नाम भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार पर पड़े हैं। जैसे सिंह विष्णु, जिन्होंने 15 साल तक रूल किया था, 575 से लेकर 90 तक। इन्हें रियल फाउंडर कहा जाता है पल्लव डायनेस्टी का, जैसा कि मैंने बताया कि कालभ्र को हराकर इन्होंने अपनी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। ये बुद्धिस्ट थे, मतलब बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, और इन्होंने श्रीलंका को भी अपने किंगडम में मिला रखा था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि तमिलनाडु से श्रीलंका ज़्यादा दूरी पर है नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। किराता अर्जुन नियम के लेखक भारवी, इनके कोर्ट पोएट थे। किसके? सिंह विष्णु के। अब किराता अर्जुन नियम कहाँ से आया? आपको याद होगा कि जब पाशुपतास्त्र को पाने के लिए अर्जुन ने महादेव की तपस्या की थी, और महादेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए फिर एक शिकारी का रूप धारण किया, और फिर पाशुपतास्त्र के लिए, मतलब भगवान विष्णु और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ। उस पूरे के पूरे जो सिनेरियो हैं, उन्हें हम किराता अर्जुन नियम के नाम से जानते हैं। उसको लिखा था भारवी ने, जो कि इनके कोर्ट पोएट थे। रॉयल टाइटल, 2 रॉयल टाइटल इन्होंने अपने नाम किया था। एक, इन्हें अवनी सिम्हा कहा जाता था। सवाल उठता है कि अवनी सिम्हा का मतलब क्या होता है? लायन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का शेर, अवनी सिम्हा। और दूसरा, सिंह विष्णु पुट्टारयन, मतलब सिंह विष्णु तो इनके नाम में ही है। सिंह विष्णु पुट्टारयन, ये दूसरा टाइटल था जो इन्होंने, आप कह सकते हैं, होल्ड किया था। पहला
अवनी सिम्हा और दूसरा सिंह विष्णु पुट्टारेयन। अब उसके बाद आते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, जिन्होंने 30 साल तक रूल किया था। पहले 15, फिर जो अगले राजा हैं 15 दूनी 30। ठीक, महेंद्र वर्मन प्रथम। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, क्रोनोलॉजी से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर राजा का कंट्रीब्यूशन इतिहास में उतना ज़्यादा है नहीं। तो जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, जिन पर सवाल आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, अक्सर वही पढ़ा जाता है, वही पढ़ाया भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिंह विष्णु के बाद कोई दूसरा राजा नहीं आया या महेंद्र वर्मन के बाद कोई दूसरा राजा नहीं आया। पहले हम इम्पोर्टेंट राजा और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक स्लाइड में मैं आपको इनके सारे राजाओं के बारे में बताऊंगा, ताकि कल को अगर क्रोनोलॉजी के ऊपर सवाल आए तो आप उसको हैंडल कर सकें। महेंद्र वर्मन प्रथम, ये इन्होंने 30 साल तक रूल किया। इनको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक, इनके वक्त में पल्लव मेजर पॉलिटिकल पावर बने। इनके वक्त में तमिल लिटरेचर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, बहुत तेज़ी से फ्लरिश किया। ये कमाल के पोएट थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने 2 पोएम लिखी थी, महाविलास प्रहसन और दूसरा विचित्र चरित्र। अक्सर ये इनके ऊपर सवाल पूछे गए हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और कहते हैं कि इन्होंने एक न्यू स्टाइल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर की शुरुआत की, जिसको महेंद्र स्टाइल कहते हैं। और याद रखिएगा कि भारत में रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत भी इनके द्वारा की गई थी। पत्थरों को काट काट के मंदिर बनाने की जो प्रथा थी, उसकी शुरुआत भी इनके द्वारा ही की गई थी। ये जैन थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया था शैविज्म में। और कहते हैं कि ममल्लपुरम, जिसको आज के समय में महाबलीपुरम कहते हैं, जो कि तमिलनाडु का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर है, वहाँ पर इन्होंने भगवान भोले शंकर के लिए कई सारे मॉन्यूमेंट्स या कह सकते हैं मंदिरों का निर्माण करवाया था। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इनके कार्यकाल से जुड़ा हुआ है, कि एक बैटल ऑफ पुललौर हुआ था, जिसमें चालुक्यन राजा पुलकेशिन द्वितीय ने इनकी हत्या कर दी थी। तो ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैटल ऑफ पुललूर में, जो कि 618 से लेकर 19 के बीच में लड़ा गया था, इनकी हत्या पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा कर दी गई थी। इसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्होंने 38 साल तक रूल किया। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद उनके बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पल्लव रूलर। इनके बारे में कहते हैं कि इनको ग्रेट वॉरियर, मतलब इनको एक टाइटल दिया गया था ममल्ल का, मतलब ग्रेट वॉरियर। और इन्होंने महाबलीपुरम का निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तमिलनाडु का एक शहर है महाबलीपुरम, उसका निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था, जो कि एक पोर्ट सिटी थी। 7 रथ टेम्पल, ये जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। 7 रथ टेम्पल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ पल्लव। ठीक, इसके अलावा महाबलीपुरम शहर का निर्माण इन्होंने करवाया, 7 रथ टेम्पल का निर्माण इन्होंने करवाया। इनको ममल्ल कहते थे, मतलब ग्रेट वॉरियर। नाउ कहते हैं कि इनके हाथों क्या चोला, क्या चेरा, क्या पांड्या, इन्होंने तीनों को हराया था। इन तीनों डायनेस्टी को इनके हाथों हार का सामना करना पड़ा था। नंबर 2, सीलोन इन्वेजन। सीलोन, जिसे आज का श्रीलंका कहते हैं, तब का सीलोन कहते थे। इन्होंने सीलोन को, मतलब श्रीलंका को 2 बार इन्वेड किया था, हेल्प करने के लिए। किसकी? मानवम्मा की हेल्प करने के लिए, जो कि एक श्रीलंकन प्रिंस थे, जो कि इनके पास सपोर्ट मांगने आए थे अपनी राजगद्दी के लिए। मतलब जो श्रीलंका के प्रिंस थे, राजकुमार थे, जिनका नाम था मानवम्मा। हो सकता है कि कुछ मैटर वोटर हुआ हो गद्दी उद्दी को लेकर। गद्दी को लेकर मैटर तो होता रहता है, जो आज तक मिर्ज़ापुर में भी चलता आ रखा है। तो जब गद्दी को लेकर कुछ मैटर हुआ, तो ये जो मानवम्मा थे, जो सिलोनीस प्रिंस थे, मतलब श्रीलंका के राजकुमार थे, वो आते हैं इनकी मदद मांगने के लिए। और ये 2 बार श्रीलंका इन्वेड भी करते हैं उनकी मदद करने के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 642 में कांचीपुरम में विजिट किया था एक चाइनीज़ ट्रैवलर ने, जिसका नाम था विनसांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने अपने पिता का बदला लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि महेंद्र वर्मन जब बैटल ऑफ पुललूर में हारते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक, उनकी हत्या का बदला लिया उनके बेटे ने,
और उसी से लिया जिसने इनके पिता को हराया था, मतलब पुलकेशिन द्वितीय से, जो कि चालुक्यन राजा था। पुलकेशिन द्वितीय को हराया इन्होंने बैटल ऑफ वातापी में। वातापी जो कि चालुक्यन की कैपिटल्स थी, सोचिए, हराया, कैपिटल पर कब्जा किया, ठीक, अपने पिता का बदला लिया, इसीलिए इन्हें वातापी कोंडा कहा जाता है, मतलब वातापी को जीतने वाला, कनकरर ऑफ वातापी, वातापी कोंडा। देन अगले राजा थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। 695 से लेकर 722 तक इन्होंने रूल किया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मंदिरों का निर्माण बहुत करवाया। जैसे आपने शोर टेम्पल का नाम सुना होगा, जो आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, जिसको मार्को पोलो के द्वारा 7 पैगोडास भी कहा गया था, जिसको 7 टेम्पल भी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये ग्रेनाइट के ब्लॉक पर बना था। एक बात याद रखिएगा, महाबलीपुरम के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं जिनको पल्लव के अलग अलग राजाओं ने बनवाया था। कुछ टेंपल तो जो चोला डायनेस्टी के राजा थे उन्होंने भी बनवाया था। शोर टेंपल के बारे में कहते हैं कि इसकी शुरुआत भले ही पल्लव डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा की गई, मगर इसका कंप्लीट निर्माण चोला राजाओं के द्वारा करवाया गया। ठीक, अच्छा, कहते हैं कि ये जो शोर टेम्पल है उसका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा कैलाशनाथ टेम्पल का निर्माण, कांची के कैलाशनाथ टेम्पल का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया, जिनको राजमल्ला के नाम से भी जाना जाता था। और याद रखिएगा, महाबलीपुरम का जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट है, देखिए ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, वो 1984 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया। देन एक और इम्पॉर्टेंट राजा हैं नंदी वर्मन द्वितीय, जिन्होंने 720 से लेकर 796 तक रूल किया। इनके बारे में कहते हैं कि वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी आपको महाबलीपुरम में ही नज़र आएगा। इसका निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। और नंदी वर्मन द्वितीय एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल और एप्टीट्यूड वाले इंसान थे। इनके पास गजब की स्किल थी, फिर क्या वो राइटिंग हो, क्या पोइट्री, क्या म्यूज़िक, क्या फिलॉसफी, मतलब बड़े ही वर्सटाइल इंसान थे। और इनको एक चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है, इन्होंने शुरुआत किया था एक टेम्पल में, मतलब जो मंदिर होते हैं उनमें ड्रामेटाइज जो डांस किए जाते हैं, मतलब भगवान की पूजा तो कई तरह से हो सकती है, गा के हो सकती है, डांस करके हो सकती है। तो जो डांस वर्शिप थी, लाइक कुट्टियट्टम एंड चकियार कोत्तू, ये इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। क्योंकि भाई बहुत ही कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल इंसान थे, पोइट्री, म्यूज़िक, इन सब का बड़ा शौक़ था, तो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन इस तौर से इतिहास को दिया। तो देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट राजा थे और उनके कंट्रीब्यूशन थे। अब मैं आपको एक बार पूरी क्रोनोलॉजी बता देता हूँ, इसको एज इट इज़ याद करना होगा, लेकिन ट्रिक के साथ याद करना होगा। देखिए, सबसे पहले राजा तो सिंह विष्णु थे, ठीक, सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम, और महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम। अब अगर आप गौर करेंगे तो महेंद्र वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय के बीच में कौन आया? नरसिंह वर्मन प्रथम। उसी तरह उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम और परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बीच में कौन आया? नरसिंह वर्मन द्वितीय। मतलब दोनों नरसिंह वर्मन फर्स्ट और सेकंड के बीच में आए हैं। पहले वाले महेंद्र वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय के बीच में आए हैं। दूसरे नरसिंह वर्मन जो द्वितीय थे वो परमेश्वर वर्मन प्रथम और परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बीच में आए हैं। उसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन तृतीय, इनके बीच में कौन आए हैं? दंती वर्मन, ठीक है। नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन तृतीय के बीच में कौन आए हैं? दंती वर्मन। और आखिरी राजा थे अपराजित वर्मन। तो ये पूरी की पूरी पल्लव डायनेस्टी की राजाओं की क्रोनोलॉजी थी, ईयर बाय ईयर। ये एज इट इज़ याद रखिएगा। और जो इम्पोर्टेंट राजा हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन था मैं आपको बता चुका हूँ। पल्लव डायनेस्टी लगभग पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।